बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान एक हमसाये की हैसियत से अफगानिस्तान में देर पा अमन देखना चाहता है, और इसलिए भी क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में देर पा अमन नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान में भी देर पा और परमानेंट अमन नहीं आ सकता। ऐसी सूरत हाल में अफगान अमन अमल में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन अमरीका की तरफ से एक स्टेटमेंट ने तमाम चीज़ों पर पानी फेरने की कोशिश की। अमरीका कहता है कि पाकिस्तान फौजी इनखला जब अमरीका का हो जाएगा अफगानिस्तान से, उसके बाद भी सरहदी और फ़ज़ाई हदूद अपनी इस्तेमाल करने देगा इन केस अगर कुछ गड़बड़ होती है अफगानिस्तान के अंदर। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की तरफ से इस बात की तरदीद आई, लेकिन तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है जिसके अंदर वो नाम लिए बगैर पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से एक पैगाम देता है कि बैरूनी ताकतों की वजह से ये अफगानिस्तान के अंदर एक बदअमनी पैदा हुई, और ये बदअमनी चलती रहेगी जब तक बैरूनी ताकतों को सपोर्ट किया जाएगा, और अमन नहीं पैदा हो सकेगा अफगानिस्तान में या अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जब तक इस सपोर्ट को रोका नहीं जाएगा। ये पैगाम आने के बाद बहुत सारे डिप्लोमेटिक हलकों के अंदर पाकिस्तान में ये सोच विचार शुरू हो गया कि क्या ये अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट या ये जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट है इसको पाकिस्तान को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ चौधरी निसार ने आज हल्फ उठा लिया, 2 साल 10 महीने बाद वो MPA का हल्फ उठा चुके हैं। इसके पीछे क्या अनासर है, इस हवाले से भी बात करेंगे। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सेकंड सेगमेंट की तरफ चलेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पिछले कुछ अरसे के अंदर कुछ वाकयात ऐसे हुए कि कुछ पैसेंजर्स ने पाकिस्तान में एंटर होके कोविड टेस्ट नहीं करवाया और वो कोविड पॉजिटिव निकले। क्या तरीकाकार NCOC के जरिए इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है और सिविल एविएशन अथॉरिटी उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ एयर कोमोडोर इरफान साबिर मौजूद होंगे जो कि डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी के। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैक्सीनेशन 19 साल और उससे ऊपर के अफराद के लिए अब पाकिस्तान में खुल गई है। ये वैक्सीनेशन खुलने के बाद कौन कौन वैक्सीनेशन लगवाना चाहेगा और कौन नहीं, और क्यों नहीं, और क्या होना चाहिए, इन तमाम मुहरकात पे भी बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद ज़ईम ज़िया हमारे साथ, डॉक्टर ज़ईम ज़िया हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं, सबसे पहले सेगमेंट की तरफ, उसके बाद जाएंगे। सी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे पहले फारूक हमीद साहब की तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो। फारूक साहब, एक तो हमारे फ़ज़ाई हदूद, ज़मीनी हदूद यानी सरहदी हदूद के हवाले से अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि पाकिस्तान के साथ हमारी बात हो गई और वो हमें अलाउ करेगा अफगानिस्तान के हवाले से। फिर हमारे यहाँ से तरदीद आ जाती है, फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन जो है वो कहते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं, और उधर से तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की तरफ से बात आ जाती है कि हमसाए जो है वो किसी भी किस्म की बैरूनी मुदाखलत को सपोर्ट ना करें। और आपको पता है फिर बड़े कोविड अल्फाज के अंदर पाकिस्तान को मेंशन किए बगैर एक थ्रेटनिंग लहजा भी रखा गया है। फारूक साहब, व्हाट इज गोइंग ऑन? ये कंफ्यूजन क्यों डेवलप हो रही है कि हमारी सरहदी और फ़ज़ाई हदूद किसी और के लिए अफगानिस्तान के अंदर काम करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, जबकि हम इतने अरसे से अफगानिस्तान के अमन के प्रोसेस में आगे आ गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, आपकी बात सही है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसमें हमारे फॉरेन ऑफिस है इन्होंने डिनाई किया कि नहीं हम उनको कोई ऐसे बेसिस नहीं दे रहे हैं, और साथ ये भी कहा है कि विच इज़ ऑल्सो ट्रू जो उन्होंने ये बात की है कि ALOC एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और GLOC ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ये जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी जनरल मुशर्रफ के दौर में तो 2001 में हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट था जिसके तहत हमने उनको राहदारी दी थी in our airspace as well as the overland route कि उनकी यहाँ पे लॉजिस्टिक्स जो हैं वो भी जा सकती हैं अफगानिस्तान। फिर जब भी उनका विड्रॉल हुआ, फोर्सेस निकली हैं पार्शली जो भी, तो वो भी उनको हमने ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन दिया वाया अपना कराची, पोर्ट कासिम वगैरह। और एक हमने काम और किया जो कि बाद में पता लगा पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, और वो था हमने उनको शमसी एयरबेस दिया था जहाँ से जो ज़्यादातर मेरा ख्याल CIA के कंट्रोल में था, और वहाँ पे वो उनके ड्रोन अटैक्स थे, उनके गालिबन एयरक्राफ्ट भी थे, वहाँ से वो मिशन करते थे इन अफगानिस्तान, एज वेल एज उनके अटैक ड्रोन
हमारे साबिक फाटा में जाके वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे. यू रिमेंबर पीपल जनरल मुशर्रफ के दौर में तो सिर्फ 5 या 6 ड्रोन अटैक हुए थे. परहैप्स दे वर फ्रॉम अफगानिस्तान. लेकिन ये जो ड्रोन अटैक्स थे जो बाद में 350 हुए ड्यूरिंग द जरदारी एरा, दे वर मोस्ट ऑफ देम दे वर फ्रॉम शमसी एयरबेस. सो रिमेंबर जब 2011 में 27 नवंबर को सलाला पे यूएस एयरफोर्स ने जब वहाँ पे स्ट्राइक की, वो कहते हैं एक्सीडेंटल हो गया जो भी था, लेकिन हमारे 27 अफसर जवान शहीद हुए. तो यू रिमेंबर देयर वाज अ वेरी स्ट्रांग रिस्पॉन्स. हमने उनकी ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को बंद कर दिया एंड फॉर 6 मंथ इवेंचुअली फिर उन्होंने अपोलोजाइज तो नहीं किया लेकिन उन्होंने रिग्रेट किया. तो इतना हमने अपने आप को असर्ट किया. बट हैविंग सेड दैट, ये बात सही है, जब हमने एक फंडामेंटल और एक फैसला कर लिया है एट द नेशनल लेवल, हाँ सिविल और मिलिट्री लीडरशिप, हमने किसी और की जंग में शामिल अब नहीं होना. हमने किसी और की फ्रंट लाइन स्टेट नहीं बनना. हमने पाकिस्तान में बूट्स ऑन ग्राउंड की इजाजत नहीं देनी. हमने अपना यहाँ पे कोई एयर बेस या ऐसी इंस्टॉलेशन फैसिलिटी फॉरेन फोर्सेस को नहीं देना. तो मैं उम्मीद करता हूं और हम सारे पाकिस्तानी उम्मीद करते हैं कि वी विल स्टिक टू दिस नेशनल सिक्योरिटी का हाईएस्ट लेवल पे जो हमारा फैसला है. लेकिन यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान आफ्टर सितंबर 2021 इस साल, देखें अमेरिकन ने कोई ना कोई अपनी प्रेजेंस तो दाएं बाएं रखनी है. आई एम श्योर आपको मालूम है कि लेकिन फारूक साहब ये दाएं बाएं जो प्रेजेंस रखनी है, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन जो दाएं बाएं प्रेजेंस रखनी है, और वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीते हैं. हमें पता है कि डू मोर अमेरिका के साथ देने के बाद भी हम लोगों ने 2 दहाइयाँ तो तकरीबन सुना है. और उसके बाद अमेरिका इंस्टेड ऑफ ये कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक एलाय बुलाए, पाकिस्तान की बजाय इंडिया को इस पूरे खित्ते का चौधरी बनाने की कोशिश कर रहा है. सो व्हेन वी लुक एट दैट, तो हम ये वाली गलती दोबारा तो नहीं कर सकते ना. चाहे दाएं बाएं अगर उसने अपनी प्रेजेंस रखनी है तो रखे कहीं और जाकर. एग्जैक्टली अगर वो इंडिया के साथ उनके स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है कि वेयर बाय दे कैन यूज बेसेस इन इंडिया, तो इंडिया तो उनको गालिबन वेलकम करेगा. बिकॉज वो चाइना फैक्टर जो है बीच में आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा हो गया मादी के मुकाबले में. मैं समझता हूँ कि एयर स्पेस उनको अलाउ करना और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो उन्होंने विड्रॉ करना है वहां से, उसमें मेरा ख्याल है कोई मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही. हमने माजी में भी किया है, लेकिन बेसिस उनको नहीं देने, सवाल ही पैदा नहीं होता. बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा पाकिस्तान की आवाम की तरफ से. अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखें, अभी तक ये पता नहीं लग रहा कि मोहित यूसुफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अब अपग्रेड हो गए हैं, वो भाई साहब जो हैं वो जेनेवा में गए हैं. उनकी वहां पे अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट से मुलाकात हुई है. वहां पे क्या फैसले हुए हैं ये तो हमें पता लगना चाहिए ना. और दूसरी चीज ये कि हम हमेशा we always I'm talking in very general term, we always sell ourselves very हम अपने जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमारे जियो स्ट्रेटेजिक जियो इकोनॉमिक ये तमाम मामला हैं, हम उनको सही लिवरेज उनका नहीं करते हैं. अफगानिस्तान में हमको उनकी पीस एग्रीमेंट करवा दिया तालिबान के साथ. भाई हमें क्या मिला? आज भी वहाँ पे तालिबान के जो वो तो अफगान तालिबान थे, लेकिन जो तहरीके तालिबान के बेसिस हैं वहाँ पे और ट्रेनिंग कैंप्स हैं इंडियन स्पॉन्सर्ड, वो तो अभी भी 66 कैंप्स वो तो मौजूद हैं. तो कम से कम कोई गारंटीज होनी चाहिए थी कि ये जो पीस एग्रीमेंट हुआ है इन कतर बिटवीन अफगान तालिबान एंड द अमेरिकन, उसमें कोई गारंटीज होनी चाहिए थी कि अमेरिकन जब विड्रॉ करेंगे उससे पहले जनाब ये इंडियंस पे प्रेशर डाला जाएगा कि भाई आप इसको डिसमेंटल करें, ये तमाम ये जो आपके ट्रेनिंग कैंप सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान में फिर देख रहे कोर कमांडर ने अभी क्या क्या कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा दे आर कंसर्न कि अफगानिस्तान का सरजमीन जो है वो आपसे फिर अभी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के हमले बढ़े हैं एंड दे कॉलिंग द अफगान गवर्नमेंट, वेयर एज वी नो कि अफगान गवर्नमेंट की कोई रिट नहीं उन इलाकों में जहां पे ये दाइश के लोग हैं और तहरीके तालिबान के लोग हैं. एंड अदरवाइज ऑल्सो अगर पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं होता है तो मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी ये अफगान तालिबान आर एडवांस करते करते आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ काबुल, वो काबुल के नजदीक पहुंच गए हैं. और अगर पीस एग्रीमेंट नहीं होता तो मैं देख रहा हूं कि जंग होगी और अफगान मामला जो है वो अफगानिस्तान के अमन की बजाय जंग की तरफ निकल जाए. अच्छा फारूक साहब, अब जाते जाते जरा चौधरी निसार साहब के मामले के ऊपर भी जरा डिस्कशन कर लेते हैं. 2 साल 10 महीने बाद उन्होंने ओथ उठा ही लिया है. ये क्या चल रहा है पीछे? कोई बातचीत तो नहीं हो रही एस्टैब्लिशमेंट के साथ?
روابط جو ہیں وہ بڑھنے لگے ہیں، یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے. پلس شہباز شریف صاحب بھی اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز اس ٹائم پہ اسلام آباد تھی لیکن وہ نہیں اس تقریب کا حصہ بنی یا اس ملاقات کا حصہ بنی. کیا چل رہا ہے فاروق صاحب؟ کچھ نہیں ہو رہا. یہ ساری فیک نیریٹیوز ہیں، پلانٹڈ نیریٹیوز ہیں جو کہ پی ایم ایل این یا آپ کا شریف فیملی کا جو میڈیا سیل ہے وہ یہ ڈال رہا ہے. جہاں تک چودھری نثار کا تعلق ہے، ہی از اے پولیٹیکل نو گو. آپ نے ایک ٹیسٹ کرکٹ میں ایک یہ ٹرم سنی ہوگی، ٹیسٹ ڈسکارڈ. ہی از اے پولیٹیکل ڈسکارڈ میری نظر میں، جس کو پی ایم ایل این نے بھی ریجیکٹ کر دیا. ان کی ساری سٹیٹمنٹس کل آ گئی ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی کوئی ہارمنی بنتی نہیں، بیکاز ان کا ٹیمپرمنٹ بالکل عمران خان سے ڈفرنٹ ہے. پیپل پارٹی سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میری نظر میں ہی از اے پولیٹیکل نو گو. دیکھیں اب وہ کئی سالوں سے ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں رہے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے آنے سے کوئی ہلچل ہوگی. ٹھیک ہے، نیریٹیوز تو بڑے سامنے آئیں گے. اینڈ اس وقت جب کہ الیکشن میں 2 سال رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے وہ ایم پی اے بن جائیں گے، ان کی ایک ویلیو ہوگی وہاں پہ علاقے میں کہ جناب یہ ایم پی اے بن گئے ہیں، پتہ نہیں کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ان کو کچھ مل جائیں گے. لیکن آئی سی نتھنگ مور دین دیٹ. اس کے بعد پھر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. اپنا ان کا پولیٹیکل امیج بہت اپنا خراب ہوا ہے کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں اوتھ نہیں لیا، کیونکہ یہ بیسکلی فیڈرل لیول کے آدمی ہیں. نیشنل اسمبلی کے ماضی میں کئی دفعہ ممبر رہے ہیں، فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں. پنجاب اسمبلی ان کے اسٹیچر کے مطابق نہیں تھی پولیٹیکل اسٹیچر، تو لہٰذا یہ نہیں آئے ہیں. اب جب گورنمنٹ نے سنا کہ آرڈیننس لے کے آئیں گے کہ جناب ان کو یہ ٹائم یہ ڈی بار ہو جائیں گے جن لوگوں نے اوتھ نہیں لگایا، تو پھر یہ بھاگے بھاگے آئے ہیں. اس سے زیادہ میں اور کوئی زیادہ دیکھتا نہیں ہوں. اور فاروق صاحب، چودھری نثار کا پولیٹیکل کریئر ختم ہو گیا، ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ تو زرداریز اینڈ شریف کا پولیٹیکل کریئر بھی ختم ہوتے ہوئے کہتے تھے. وہ آپ کو ختم ہوتے ہوئے نظر آیا جو اب آپ چودھری نثار کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تو شریف کا کون سا پولیٹیکل کیریئر کو رائز کر رہا ہے؟ وہ شریف جو ہے وہ تو سارے یا انڈر ٹرائل ہیں یا ایبسکونڈر ہیں یا کنوکٹڈ ہے. تو کون سے شریف کی پاور کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شریف کو کہے گی آئیں جی آپ نے ہمیں اتنی گالیاں دی، سب کچھ کیا، فوج میں ڈویژن کرانے کی کوشش کی، ووٹ تو عوام نے دے دیا ہے نا فاروق صاحب. نہیں وہ نہیں، میری بات سنیں. میں ان نیریٹیوز کی بات کر رہا ہوں جو کہ یہ پی ایم ایل این فلوٹ کری ہے کہ مریم نواز کا بھی اپنا صلح ہو گئی، نواز شریف کی بھی صلح ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے، شہباز شریف کی بھی ہو گئی. بھائی ایسی میرا سمجھتا ہوں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے کیسز ابھی دوبارہ چل پڑے ہیں. شہباز شریف منی لانڈرنگ کے بہت بڑے کیس میں ہے. یہ سارا اب آپ دیکھیں گے 2023 کی الیکشن تک اسی طرح کی چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہے گی. بیچ میں ہو سکتا ہے یہ کوئی اپنا کنوکٹ بھی ہو جائے. احتساب عدالتوں میں اب فیصلے بڑے آنے شروع ہو گئے ہیں. تو 2023 ایز میں بھی اس میں اپنا چودھری نثار جو ہیں دوبارہ الیکشن لڑے. اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں وہ اللہ بہتر جاتا ہے. ری الائنمنٹ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، پھر کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ابھی جب 2 سال میں آپ کا اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہو گیا ہے، یو ہیو ریکورڈ اکنامکلی، تو اس وقت میرے خیال ہے کوئی جوڑ توڑ ایسی نہیں ہو سکتی جس سے پاکستان کی پالیٹکس اور انٹرنل معاملات جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہوں اور پھر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ رک جائے. رائٹ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. میں بھی بریک کی طرف جاؤں گی. بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ سول ایویشن اتھارٹی ایئر کوموڈور عرفان صابر سے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے سیاست کی بات کر رہے تھے. اب ہم بات کریں گے کووڈ-19 کی. بہت ساری میوٹیٹڈ ورژنز کووڈ-19 کی دنیا کے اندر پھیل چکی ہیں اور ہمیں انشور کرنا ہے کہ اب تک پاکستان میں جو کووڈ-19 کے نئے سٹرینز نہیں آئے وہ نہ ہی آئے. اور اس کو انشور کرنے کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر اور پاکستان کے داخلی راستوں پر اسٹرکٹ سپرویژن بہت زیادہ ضروری ہے. ایئرپورٹس کے اوپر پچھلے کچھ دنوں کے اندر کچھ شکایات موصول ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کوموڈور عرفان صابر، ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ سول ایویشن اتھارٹی. بہت شکریہ عرفان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. عرفان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا جو انکمنگ پیسنجرز ہیں ان کے حوالے سے پروسیجر کیا ہے، کیا طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں انٹر ہوں اور انشور کیا جائے کہ وہ کووڈ پازیٹیو ہو کے لوگوں کے ساتھ گلے ملے نا. اچھا پہلے تو میں تھوڑا سا یہ اس کا پروسیجر بتا دوں. پاکستان کی گورنمنٹ نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے انڈر نیشنل NCOC جس کو کہتے ہیں، اس کے تحت ایک نرو سینٹر بنایا ہوا ہے جو سارے ڈیسیژن بھی لیتا ہے اور امپلیمنٹیشن بھی فرام ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ انشور کرتا ہے. SOP بھی
नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर से जारी होते हैं, आपको मालूम ही होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जब डिसाइड कर लेता है, एक तो 2-3 चीजें हैं। एक एसओपी डिसाइड होते हैं कि हमने किस तरह डील करना है। सेकेंडली एक कंट्री लिस्ट जारी होती है डिपेंडिंग अपॉन, और उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फाइनलाइज करती है। तो वो जब कंट्री लिस्ट जारी हो जाती है, उसमें कुछ मुल्क जो है वो कैटेगरी सी में डाले जाते हैं, जहां पे वायरस अनकंट्रोल्ड हो या वायरस की डिफरेंट वेरिएंट्स हो जो कि अभी पाकिस्तान में मौजूद ना हो। तो उन वेरिएंट्स को पाकिस्तान में आने से रोकने के लिए उन कंट्रीज पे हम बैन लगा देते हैं। सो जो थर्ड वेव, जैसे आपने सवाल किया, जब थर्ड वेव आई तो इसके बाद हमने कुछ मुल्कों को जो कैटेगरी सी में थे, शुरू में 23 मुल्क थे, फिर वो अभी लिस्ट बढ़ के 38 मुल्कों पे फैल चुकी है। उससे हमने एंट्री इवन पाकिस्तानीज की बैन की हुई है, और सिर्फ वहां से वो लोग आ सकते हैं जिनको नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर की एग्जेम्पशन कमेटी जो है वो इजाजत देती है, और वो इजाजतनामा रिटन फॉर्म में सिविल एविएशन जारी करता है, और वो कंसर्न्ड एयरलाइन को भी मिलता है, और जो कंसर्निंग पैसेंजर है उसको भी मिल जाता है। ये तो एक मैंने आपको थोड़ा सा प्रीएम्बल दे दिया। सेकंड चीज, जैसे आपने कहा कि थर्ड वेव में क्या हमारे इंतजामात जो हैं वो कहीं पे कुछ उसमें लूप होल्स हैं या नहीं, मेरा ख्याल है कि जो इस थर्ड वेव में इंतजामात किए गए हैं एनसीओसी की तरफ से, और उसमें फिर एयरपोर्ट अथॉरिटीज, हेल्थ अथॉरिटीज, सारी उसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट हेल्थ अथॉरिटीज, ये सारे लोग एक मिल के टीम वर्क जो है वो उसने बनाया हुआ है। एक तो हमने ऑपरेशंस जो है उसको, जो प्री कोविड ऑपरेशन था उसको 80% रिड्यूस कर दिया है, यानी इस वक्त सिर्फ 20% इंटरनेशनल ऑपरेशन चल रहा है। जब वो 20% चल रहा है तो उसको हमने स्टैगर आउट कर दिया है। एक वक्त में एक फ्लाइट लैंड करती है, और अगली फ्लाइट से उसका जो गैप है वो 1 घंटे का होता है, मिनिमम 1 घंटे का। सो हमने ये किया है कि वो जो 1 घंटे में मेरे ख्याल है अगर 200 पैसेंजर या 250 पैसेंजर उतर रहा है एक फ्लाइट से, तो उसको प्रॉपर उसके ऊपर रैट टेस्टिंग की जाए। रैट इज रैपिड एंटीजन टेस्टिंग। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो है, अच्छा, इससे पहले एक और हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि जो भी कहीं से भी आ रहा होगा वो पीसीआर टेस्ट करा के आएगा, इररिस्पेक्टिव चाहे वो कंट्री ए से आ रहा है, बी से या सी से। तो 72 आवर्स मैक्सिमम पुराना टेस्ट हो सकता है वो बिफोर बोर्डिंग। तो एक तो ये कंफर्मेशन होती है कि उसने पीसीआर टेस्ट कराया हुआ है, क्योंकि वो बोर्ड ही नहीं हो सकता, एयरलाइन उसको बोर्ड ही नहीं करेगी जब तक उसने पीसीआर टेस्ट शो नहीं करेगा प्रिंटेड फॉर्म में या अपने मोबाइल के ऊपर। सेकेंडली, वो पाकिस्तान ने जो फास्ट ट्रैक ऐप जारी की है उस पे अपने आप को चढ़ने से पहले रजिस्टर करता है। जब वो रजिस्टर करता है तो हमारे पास सारी उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये पैसेंजर जो है वो फॉर एग्जांपल यूके या साउथ अफ्रीका से आ रहा है, और ये उसका पीसीआर टेस्ट है, उसमें उसने अपना 72 आवर्स पुराना वाला पीसीआर टेस्ट भी लगाया होता है। तो हमें ये कंफर्मेशन मिल जाती है। तो दो चीजें होगी तो कोई लूप होल नहीं बाकी रह गया। एयरलाइन उसको बिल्कुल नहीं कहीं पे मौका देती कि वो कहीं से मिस हो जाए और आ जाए। अब यानी जो पैसेंजर पाकिस्तान आ रहा है वो पीसीआर टेस्ट करा के आ रहा है 72 आवर्स पुराना, और जो पाकिस्तान लैंड करता है इररिस्पेक्टिव वो ए लिस्ट से है, बी से या सी से, उन सब का रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। और रैपिड एंटीजन टेस्ट के अलावा हमने कुछ एयरपोर्ट पे, जैसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट है और बाचा खान जो कि पेशावर का एयरपोर्ट पे है, उस पे आर्मी ट्रेन डॉग्स भी रखे हुए हैं। उनकी जो मतलब पॉजिटिव उनका जो रिजल्ट है वो इट इज इवन बेटर देन द रैट टेस्ट। सो मतलब देयर इज नो लूप होल, देयर इज नो एग्जेम्पशन फॉर एनीबडी। एक दो इंसिडेंट जो आपने जिसका जिक्र किया है वो कुछ डिप्लोमेट्स के साथ जरूर हुए हैं हमारे, जिसमें क्योंकि डिप्लोमेट्स को एक जेनेवा कन्वेंशन के थ्रू एक एग्जेम्पशन है, एक उनको इम्यूनिटी मिली हुई है, वो उसको यूज करते हैं। लेकिन हमने अभी एक नई हिदायतनामा जारी कर दिया है कि एनी डिप्लोमेट आल्सो व्हिच इज कमिंग टू पाकिस्तान हैज टू अंडरगो द टेस्टिंग। राइट। अब इरफान साहब, एट द एंड लास्ट क्वेश्चन, कोई पैगाम है जो आप पाकिस्तान की तरफ सफर करने वाले मुसाफिरों को देना चाहेंगे, एनीबडी हु इज कमिंग इनटू पाकिस्तान वाया द एयरपोर्ट्स? जी, मैं बिल्कुल एक तो ये बताना चाहूंगा कि आम लोग जो ट्रैवल करते हैं हर एक का कांटेक्ट नहीं होता हमारे हाई कमीशन एम्बेसीज के साथ।
کچھ لوگ فار ایگزامپل عراق زیارات کے اوپر بھی جاتے ہیں, کچھ اور دوسری جگہوں پہ افریقن کنٹریز ہیں بہت سارے جہاں پہ کچھ لوگ ہمارے تبلیغی جماعت والے لوگ گئے ہوتے ہیں, ان کو اطلاع نہیں ہوتی. تو آج کل الیکٹرانکس کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, everybody is connected with a smartphone, everybody is having that facility in his hand. تو پاکستان سول ایویشن کی ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر ضرور جائیں. سارے جو بھی مسافر جس نے ٹریول کرنا ہے پاکستان کے تھرو, پاکستان کی سول ایویشن کی جو ویب سائٹ ہے اس میں جتنے بھی لیٹسٹ SOPs ہیں, لیٹسٹ انسٹرکشنز ہیں, جو بھی ٹیسٹنگ رجیم ہے, جو لیٹسٹ کنٹری لسٹ ہے وہ آویزاں ہوتی ہے, اور اس کے اوپر ساری انسٹرکشنز بھی ہیں, جو نیوز فیڈ ہے وہ بھی آ رہی ہوتی ہے لیٹسٹ. سو اس کو ضرور ایک دفعہ وزٹ کر لیں پاکستان آنے سے پہلے. رائٹ, ایئر کوموڈور عرفان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ سول ایویشن اتھارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے بعد اب ہم بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کووڈ-19 کی ویکسینیشن کے حوالے سے, جو کہ آج 19 سال اور اس سے اوپر کے افراد کے لیے کھول دی گئی ہے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, 19 سال اور اس سے اوپر کے لوگوں کے لیے ویکسینیشن کی رجسٹریشن کھول دی گئی ہے, اور ویکسینیشن اب وہ کروا سکتے ہیں. پاکستان میں اگر 70% اور اس سے زائد ویکسینیشن ہو جائے تو پاکستان میں یہ جو بار بار لاک ڈاؤن لگانے پڑتے ہیں, کاروبار بند کرنا پڑتا ہے, عید سے پہلے لاک ڈاؤن لگانے پڑتے ہیں, یہ بہت حد تک کم ہو جائے گا, اور پاکستان کے اندر جو کووڈ کا خطرہ ہے وہ بہت حد تک ٹل جائے گا, کم ہو جائے گا. ختم نہیں ہوگا لیکن کم ہو جائے گا. اسی حوالے سے اسلام آباد کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک پڑھا لکھا شہر سمجھا جاتا ہے, سوشل رسپانسبلٹی یہاں کے لوگ پوری کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے. کیا صورتحال ایکچوئل آن گراؤنڈ ہے ایک پرسیپشن کے علاوہ, وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد سے ہی جان لیتے ہیں. ڈاکٹر زعیم ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر زعیم, تھینک یو فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب, ایک تو پہلے بتائیں کہ اسلام آباد میں ویکسینیشن کے حوالے سے لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ جو کہا جاتا ہے اسلام آباد از اے سوشلی اویئر سٹی, کیا یہاں کے لوگ سوشل اویئرنیس ہوتے ہوئے ویکسینیشن کی طرف آ رہے ہیں یا نہیں؟ بہت شکریہ. آئی تھنک اس کے اندر بہت سارے اس طرح کے اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا ان ٹرمز آف کہ ویکسینیشن ڈرائیو چل کیسے رہی ہے, اور پھر ویکسین کووڈ-19 کا رسپانس کس طرح چل رہا ہے. ایک بات جو آپ نے کی کہ ایجوکیشن کا ریٹ جو ہے, آپ لٹریسی اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں جو بڑے بڑے ممالک تھے وہاں پہ بھی لٹریسی کافی بہتر ہے, لیکن جو متس اور وہ جو لوگوں کی ایزمپشنز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ جب پھیل جائیں تو لوگ ایوائڈ کرتے ہیں. تھینک فلی اسلام آباد کے اندر بھی وی ٹرائیڈ تھرو میڈیا, اور اس میں جو صحافیوں کا جو رول رہا اور ٹی وی چینلز کے اندر جو انفارمیشن پھیلائی گئی اس کے حوالے سے کہ اس کو مس کو بسٹ کرنے کے لیے اس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. پلس پولیٹیکل بائن تھا, اور جو NCOC اور وفاقی وزارت صحت نے جو اسٹریٹجیز اپنائیں اس کے تحت ہمیں بہت سپورٹ ملی کہ ہم لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جا کے کووڈ جو سرویلنس ہے اس کے اوپر کریں, ٹیسٹنگ کریں. اور بات آئی جو ویکسینیشن کے حوالے سے تو ہمیں شروع میں بہت سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑا تھا, بٹ ایز اے ٹائم پاسز بائی ہم نے ابھی تک جو ہے 3 لاکھ کے قریب لوگوں کو ویکسینیٹ کیے, جو ایلیجیبل. وہ پرسنٹیج کتنی بنتی ہے ٹوٹل؟ 3 لاکھ. اس کے 2-3 پرسنٹیجز ہیں. بیسکلی جو رجسٹرڈ پاپولیشن اس کا 80% جو ہے وہ آج میرے خیال میں 85% ویکسینیٹ ہو چکا ہے, جو رجسٹرڈ ہے, جو رجسٹرڈ ہے اور اپنے NIC بھیج. ہمارا جو میجر پرابلم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرتے یا ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کیسے رجسٹر کرتے ہیں, اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ ماس میڈیا کیمپینز بھی کی ہیں. ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور جا رہی ہیں, ان کو بتا رہی ہیں کہ آپ لوگ ویکسینیٹ کریں. ہمارے شو کے توسط سے بھی ڈاکٹر صاحب بتا ہی دے رجسٹر کیسے کرنا ہے. 1166 آپ نے اپنا ID کارڈ نمبر بغیر ڈیش ڈالے 1166 پہ بھیج دیں. اب میرے خیال میں اب ہوگا یہ کہ جو بہت سارا جو کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو 40+ ہے دے آر واک ان. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوڈ نہیں آیا, آپ قریبی سینٹر چلے جائیں, ان کو بتا دیں کہ میرا کوڈ نہیں آیا تو آپ کو فکس کر کے دیں گے اور آپ کو ویکسینیٹ کر دیں گے. رائٹ. ہمارے پاس اس ٹائم اسلام آباد کے اندر جو کیپیسٹی ہے دیٹس 20,000+ ویکسین ہم دن میں لگا سکتے ہیں. اس وقت جو ہم اچیو کر رہے ہیں وہ قریباً 12,000-13,000 پر ڈے کر رہے ہیں. یعنی ہم اپنے فل جو کیپیسٹی ہے اس کو بھی پورا نہیں کر پا رہے ہیں. یہ اس کی وجہ کیا؟ اس میں فل کیپیسٹی کو پورا کرنے کی جو آپ نے بات کی, اس میں 2-3 رسپانسبلٹیز ہے. ایک رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی کہ ہم وہ سروسز پرووائڈ کریں. ویکسینیشن از گوئنگ آن, سینٹرز اوپن, اسٹاف از اویلیبل,
बट जो ना आने की वजह है ना वो मिथ्स होती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पता नहीं, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप मिथ्स की बात कर ही रहे हैं, चिप है, हमने बल्ब लगाया तो बल्ब जलने लग गया है, और जी पता नहीं हम लोगों को ट्रैक किया जा रहा है, हमारा डीएनए तब्दील किया जा रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वी बीन हियरिंग। कोविड-19 एक इन इटसेल्फ एक मिथ है, कोई मसला ही नहीं है, कंस्पिरेसी है, पता नहीं कौन सी सेहूनी साजिश है पाकिस्तानियों के खिलाफ। ये तमाम मिथ्स और वैक्सीन में चिप डालने वाली चीज़ में आपकी मुस्कुराहट बता रही है, हालांकि मास्क के साथ पता नहीं आवाम देख पा रही है या नहीं देख पा रही, लेकिन हाउ करेक्ट और इनकरेक्ट इज दिस मैथ? दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। मसला ये है कि मैंने आपको जब कहा कि कोविड-19 जब आया तो बहुत सारे लोग कहते थे वो कॉफिन के अंदर लकड़ियां डाल के लेके जा रहे हैं। आई मीन ये दुनिया में हर जगह पे हुआ है, के मार रहे हैं। हाँ, बट दुनिया में हर जगह पे होता ही है। Right. मैं किसी को एज इन लाइक एज पार्ट ऑफ द यू नो द टीम हु इज एक्चुअली रिस्पांसिबल टू लाइक कैटर फॉर दीज, हमने उन मिथ्स को जब हमने सारे का सारा देखें, कोविड-19 की मैक्सिमम डायग्नोसिस इस्लामाबाद के अंदर 80,000 के करीब लोग डायग्नोज किए हमने। राइट। टोटल कोई 15-16 लाख टेस्ट हुए इस्लामाबाद के अंदर, और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के अंदर देखें तो 80,000 पर मिलियन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हुई है। वेरी नाइस। सो दिस इज द और उसकी वजह से हमें जो है इंटरनेशनली हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया कि इस लेवल पे सर्वेलेंस का इम्प्लीमेंट करना और उन हालात में करना कि जिन हालात के अंदर, एंड आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि हमें जितना बाइन मिला इसके अंदर फ्रॉम द हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, NCOC है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जो लोग ये मिथ्स क्रिएट करते हैं वो उनको लोगों के इट्स नॉर्मल, ठीक है, मतलब ये कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन असल में लेकिन उनको कैसे ब्रेक करना है, दैट्स द थिंग। राइट। अभी तक देखें, अगर हम रजिस्टर्ड पॉपुलेशन का अगर 85% कवर करते हैं तो अगर लोग आना शुरू कर दें, बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आते कि उनका फिर कभी लगवा लेंगे। अच्छा, फिर कभी के अलावा भी डॉक्टर साहब एक और मसला आ गया है। साइनोफार्म जो वैक्सीनेशन होगी वो सऊदी अरब नहीं मानेगा, उम्रे हज पे तमाम लोगों ने जाना होता है, जो वैक्सीनेशंस वो मान रहे हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं है। सो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए काम? लोग कह रहे नहीं वैक्सीनेशन ना लगवाएं, जब तक वो वाली वैक्सीनेशन नहीं आती, फाइजर नहीं आ जाती, दूसरी नहीं आ जाती, तब तक रुक जाए। ये पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन जो जनरली भी लोग आते हैं ना, वो हमें ये कहते हैं ये वाली वैक्सीन लगा दे, ये वाली वैक्सीन लगा दे। वैक्सीन सप्लाईज आर नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, हम जितने भी लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं तमाम लोगों को वैक्सीन लग रही है, और इट्स नॉट अ बुफे। पीपल कम इन एंड वी गिव देम वैक्सीन। कुछ वैक्सीन इस तरह की हैं जिसके अंदर एज ब्रैकेट्स हैं, एक्सपर्ट कमेटी है, एंड हाँ जी, उसके ऊपर जो है एज ब्रैकेट है अंडर 40 एज पर द यू नो गाइडलाइंस। वी कैन नॉट ब्लड क्लॉटिंग, ये रिसर्च जो डेटा है उसके मुताबिक इतना ज़्यादा, क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी लगाई, उसके ऊपर कोई इस तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मतलब रिपोर्ट, अगर कोई डेथ कोई इस तरह की चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई है। वैक्सीन का प्रोसेस जो है वो बहुत जांच पड़ताल के बाद होता है। राइट। और बहुत सारे लेवल्स के ऊपर कोई भी वैक्सीन मार्केट में आती है तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो अप्रूवल्स हैं, वो इतने सख्त होते हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एविडेंस चाहिए होता है। गिविंग एग्जांपल, इस्लामाबाद हमने जो वैक्सीनेशंस की हैं उसमें अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है, माँ सिवाय उन मिथ्स के कि किसी ने ये कह दिया कि जी फलां को वैक्सीन लगाने के बाद ये हो गया, दिस इज ऑल लाई। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आजकल गर्दिश कर रही है, व्हाट्सएप अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा इसने हैवकरी किया है कोविड के ज़माने में। वो ये है कि जी जिन्होंने भी वैक्सीन लगाई है 2 साल के अंदर अंदर सबकी वफात हो जाएगी। वो आर्टिकल में वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हेडलाइन में यही लिखा हुआ है। वैक्सीनेशन करवाने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या मामूली बुखार वगैरह तो होना ही होता है? देखिए, ये मिथ्स, जैसे मैंने आपको कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है ये प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू हम बस कर सकते हैं, और अगर सही इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंचती तो ये सही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के थ्रू ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने लोगों को हमने वैक्सीन, दे आर ऑल सेफ, राइट, दे आर ऑल हेल्दी। माँ सिवाय वैक्सीन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई इंजेक्शन साइट के ऊपर कोई दर्द हो, दैट्स नेचुरल, बिकॉज यू नो सुई लगती है तो फिर दर्द तो होता है, एंड देन उसके बाद कोई फ्लेयर बने या फिर कोई जिस्म में दर्द हो, बुखार हो, लेकिन ये 1-2 दिनों में सबसाइड होता है। दिस इज नॉट मेजर कोई कॉम्प्लिकेशन। राइट। डॉक्टर ज़ईम ज़िया, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया DHO इस्लामाबाद। इससे पहले हमें एयर कोमोडोर इरफान साबिर और ब्रिगेडियर फारूक हमीद भी ज्वाइन कर रहे थे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।